हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सबक सीखने का समय। पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमले से करीब 100 लोगों की मौत यही बता रही है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से जितना खस्ता हाल है, उतना ही सुरक्षा की दृष्टि से भी उसकी स्थिति यही बता रही है कि वह चौतरफा संकट से गिर गया है और बचने के रास्ते दिख नहीं रहे हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि उसके दिवालिया होने की आशंका बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पहुंची अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने जो शर्तें रखी हैं, उन्हें मानना उनके लिए आसान नहीं। यदि वह ये शर्तें मानते हैं तो उनकी सरकार और लोकप्रियता की तली पर आग लगेगी, और अगर वह शर्तें मानने से मना करते हैं तो देश के दिवालिया होने का खतरा है। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ओर कुआं और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति में पहुंच गया है। पता नहीं वह इस स्थिति से कैसे उबरेगा, लेकिन भारत को उसकी बिगड़ती स्थितियों से सावधान रहना चाहिए। यदि पाकिस्तान की आर्थिकी और बिगड़ती है तो वैसे ही स्थिति बन सकती है जैसी एक समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की बनी हुई है, और वहां के लाखों नागरिक भारत आ गए थे। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान की बिगड़ती स्थितियों से सतर्क रहना होगा, इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि उसके बिगड़े हालात से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान की अस्थिरता से भारत अप्रभावित रहे, इसके लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह आवश्यक है क्योंकि एक अस्थिर और अराजक पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के लिए कहीं अधिक खतरनाक सिद्ध होगा। इसलिए और भी क्योंकि वह एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है और उसके यहाँ न जाने कितने आतंकी गुट पल रहे हैं। पाकिस्तान की स्थितियों से न केवल सावधान रहना होगा बल्कि उन कारणों पर भी गौर करना होगा जिनके चलते उसकी यह दुर्दशा हुई। वैसे तो उसकी दुर्दशा के कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण आर्थिक नियमों की अनदेखी कर रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। रेवड़ी संस्कृति के कारण अन्य अनेक देश भी आर्थिक रूप से तबाह हुए हैं। विडंबना यह है कि इसके बाद भी भारत में कुछ राजनीतिक दल इस संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। एक ऐसे समय जब आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और आर्थिक सर्वेक्षण भी उनकी ओर संकेत कर रहा है, तब यह ठीक नहीं कि रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ उसकी वकालत भी की जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। यह सही है कि पाकिस्तान से दूरी बनाए रखने में भी भलाई है, लेकिन उससे यह तो सीखा ही जाना चाहिए कि आर्थिक मोर्चे पर क्या नहीं किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य की चिंता। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य बनने के बाद से ही यह स्थिति है। सरकारों के स्तर पर स्थितियों को बेहतर बनाने के दावे जरूर किए जाते रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सच चिंताजनक है। प्रदेश के चुनिंदा शहरों को छोड़ दें तो अन्य जगह डॉक्टरों को जबरदस्त टोटा है। पर्वतीय जिलों की स्थिति ज़्यादा खराब है। यहाँ कई क्षेत्रों में फार्मासिस्ट और एएनएम के भरोसे अस्पतालों के ताले खुल पा रहे हैं। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। प्रदेश में 1252 विशेषज्ञ चिकित्सकों के सापेक्ष 565 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। ऐसे में मरीजों को समुचित उपचार के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है। विडंबना यह कि समय पर उपचार न मिलने के कारण कई बार मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से निजात पाने के लिए एक और नया फार्मूला निकाला है। इसके तहत चिकित्सक से ही पूछकर विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर उनका वेतन तय किया जाएगा। वेतन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए तय की गई है। इस योजना में विशेषज्ञ चिकित्सक कितनी रुचि दिखाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। दरअसल डॉक्टरों की पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाओं के प्रति कम दिलचस्पी के कारणों की तह में जाने की जरूरत है। यह समझना होगा कि चिकित्सकों का दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा न देने का कारण केवल वेतन नहीं है। अन्य सुविधाएं, विशेषकर बच्चों के पठन पाठन और आवास का समुचित प्रबंध न होना भी बड़े कारक हैं। इसी के चलते वर्षों तक शहरों में सेवाएं देने वाले चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानांतरण होने पर नौकरी छोड़ने का विकल्प चुन लेते हैं। नीति नियंताओं को बुनियादी समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की तरफ सोचना होगा। उन्हें नित्य नए प्रयोग की बजाय सम्यक नीति पर मंथन करना चाहिए। धन्यवाद।